कल्पना कीजिए कि कोई एक बेहद ज़रूरी कानूनी दस्तावेज के लिए पूरे 60 दिन तक इंतज़ार कर रहा है। फिर एक दिन डाकिया आता है, हाँ। एक सरकारी लिफाफा मिलता है, लेकिन जब उस आधिकारिक लिफाफे को खोला जाता है ना, तो वो अंदर से बिल्कुल खाली निकलता है। बिल्कुल खाली। हाँ, एकदम खाली। कोई पत्र नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस स्रोत सामग्री की गहन चर्चा में स्वागत है। आमतौर पर जब हम किसी व्यवस्था की जांच करते हैं तो उम्मीद होती है कि वो एक एक्सरे मशीन की तरह काम करेगी। बिल्कुल, जैसे हड्डी टूटने पर एक्सरे में वो सफेद रेखा साफ नजर आ जाती है ना। सही कहा। लेकिन आज हम एक ऐसी व्यवस्था का विश्लेषण कर रहे हैं जिसे खुद एक एक्सरे मशीन के रूप में ही डिजाइन किया गया था, मतलब सूचना का अधिकार यानी RTI। और हम ये देखेंगे कि क्या होता है जब ये पारदर्शिता की मशीन खुद ही खराब हो जाती है, या कह लें कि उसे जानबूझकर खराब कर दिया जाता है। हाँ, और आज की हमारी ये चर्चा इसी मशीनरी के एक बहुत ही विशिष्ट मामले पर आधारित है। हमारे पास उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा दायर एक RTI द्वितीय अपील के दस्तावेज हैं। ठीक है। ये अपील उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग में धारा 19(3) के तहत की गई है और हमारा मिशन ये है कि इन दस्तावेजों के आधार पर हम एक बहुत ही वस्तुनिष्ठ और खोजी विश्लेषण करें, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें यह देखना है कि कैसे आजमगढ़ के राजस्व न्यायालयों में एक साधारण सी सूचना मांगने की प्रक्रिया एक बहुत ही जटिल और अपारदर्शी भूल भुलैया बन जाती है। बिल्कुल। इसमें 60 दिन की देरी, वो खाली लिफाफों का रहस्य और प्रमाणित प्रतियां देने से साफ इनकार करने जैसे कई गंभीर प्रक्रियात्मक पहलू शामिल हैं। हाँ, और इस पूरी चर्चा में हमारा ध्यान पूरी तरह से उपलब्ध दस्तावेजों, जो कानूनी प्रावधान है, और प्रशासनिक कार्य प्रणाली के विश्लेषण पर ही केंद्रित रहेगा। ताकि हम समझ सकें कि व्यवस्था के भीतर जवाबदेही कैसे काम करती है या किन तरीकों से उससे बचा जाता है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस तथ्यों पर बात कर रहे हैं। सही बात है, तथ्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए उस खाली लिफाफे वाली घटना से ही शुरू करते हैं। देखिए, RTI कानून का सबसे बुनियादी नियम क्या है? समय सीमा। हाँ, 30 दिन का नियम। बिल्कुल, कानून के मुताबिक 30 दिन के भीतर सूचना मिलनी ही चाहिए। लेकिन जब हम इन दस्तावेजों को देखते हैं तो पता चलता है कि मूल आवेदन 27 फरवरी को दिया गया था। लेकिन जो पहली प्रतिक्रिया आती है वो 27 अप्रैल को आती है, मतलब पूरे 60 दिन बाद। और प्रतिक्रिया भी क्या आती है? एक खाली लिफाफा। वही तो, डाक द्वारा एक खाली लिफाफा भेजा जाता है जिसमें कोई संलग्नक नहीं है, कुछ भी नहीं। देखिए, प्रशासनिक नजरिए से अगर हम इसे देखें तो ये एक बहुत ही गंभीर विफलता है। मुझे तो ये बिल्कुल वैसा लगा जैसे मान लीजिए किसी ने ऑनलाइन एक बहुत महंगा जूता ऑर्डर किया है। हाँ। हफ्तों वो इंतजार करता है, फिर जब कुरियर वाला आता है तो डिब्बा खोलते ही वो पूरी तरह खाली निकलता है। अरे बाप रे। और जब वो कस्टमर केयर को फोन करता है ना, तो जवाब मिलता है कि अरे, हमने पोर्टल पर आपके जूतों की फोटो तो अपलोड कर दी है। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। इस केस में बिल्कुल यही पैटर्न दिखता है हमें, है ना? भौतिक रूप से यानी फिजिकल डाक में एक खाली लिफाफा मिलता है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर बाद में 5 पन्ने अपलोड कर दिए जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इसे किसी क्लर्क की मानवीय भूल माना जा सकता है? अगर हम कानूनी और प्रक्रियात्मक चश्मे से इसे देखें ना, तो इसे महज एक क्लेरिकल एरर या मानवीय भूल मानना बहुत मुश्किल है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब फिजिकल रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड के बीच इतना बड़ा विरोधाभास होता है तो ये सीधे तौर पर अभिलेखों के साथ छेड़छाड़, या कह सकते हैं कि एक सोची समझी रणनीति की ओर इशारा करता है। तो इस मामले में ये रणनीति कौन बना रहा है? देखिए, इस मामले में राजस्व निरीक्षक कार्यालय के श्री विजेंद्र यादव की भूमिका एक डीम्ड PIO के रूप में सामने आती है। तो ये रणनीति काम कैसे करती है? मतलब खाली लिफाफा भेजने का फायदा ही क्या है किसी को? रणनीति बहुत साफ है। होता क्या है कि डाक से लिफाफा भेजने पर उनके डिस्पैच रजिस्टर में ये दर्ज हो जाता है कि हमने जवाब भेज दिया है। ओ, तो मतलब वो तकनीकी रूप से समय सीमा के भीतर जवाब देने का दिखावा कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, दिखावा ही है। लेकिन लिफाफा खाली रखने का असल मकसद सूचना को रोकना होता है। क्या बात है। और वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन पोर्टल पर कुछ पन्ने इसलिए अपलोड कर दिए जाते हैं ताकि अगर कल को उच्च अधिकारी या मान लीजिए सूचना आयोग ही पूछ ले तो वे आसानी से कह सकें कि हमने तो डिजिटल माध्यम से जानकारी दे दी थी। ये तो कागजों पर कंप्लायंस दिखाने और असल में सूचना को छुपाने का एक बहुत ही शातिर दोहरा खेल है। हाँ बिल्कुल। मतलब देरी केवल एक सुस्ती नहीं है,
बल्कि ये एक रणनीति है। लेकिन यार, कोई कब तक लिफाफे खाली भेज सकता है? कभी ना कभी तो जवाब कागज पर लिखना ही पड़ता होगा। हाँ, और जब वे जवाब देने के लिए मजबूर होते हैं ना, तो वो एक नई तरकीब निकालते हैं। वो क्या? नागरिक को ऐसी जानकारी के पहाड़ के नीचे दबा देना जिसका कोई सिर पैर ही ना हो। जब सीधे इनकार करना संभव नहीं होता, तो गोलमोल और अस्पष्ट जवाबों का सहारा लिया जाता है। ये प्रशासनिक ढांचे की एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक प्रवृत्ति है। बिल्कुल। मैंने दस्तावेजों में देखा कि धारा 34 यानी जो दाखिल खारिज या म्यूटेशन होता है ना, हाँ, उससे जुड़े सवालों का जिक्र है। हाँ, म्यूटेशन तो बहुत अहम होता है। दाखिल खारिज किसी भी जमीन मालिक के लिए जिंदगी और मौत का सवाल होता है। अपीलार्थी ने बहुत ही सीधे और मैं कहूंगी प्रक्रियात्मक सवाल पूछे थे। जैसे आदेश पारित करते समय अधिकारी कौन-कौन से दस्तावेज देखते हैं? क्या वो सेल डीड देखते हैं या जमीन की नकल? फाइल किस अधिकारी की टेबल पर कितने दिन तक रुकती है? और कंप्यूटर पर आदेश कितने दिन में दर्ज होता है? मतलब ये सवाल किसी भी आम इंसान के लिए ये समझने के लिए बहुत जरूरी है कि सिस्टम आखिर चलता कैसे है। बिल्कुल, और एक पारदर्शी व्यवस्था में ना इन सवालों का जवाब एकदम बिंदुवार और स्पष्ट होना चाहिए। हर कार्यालय की अपनी एक सिटीजन चार्टर या कार्यप्रणाली होती है जिसमें ये सब स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। लेकिन आपको पता है जवाब क्या मिला? क्या? डीम्ड पीआईओ ने सिर्फ एक लाइन लिख दी कि सारी कार्रवाई यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के प्रावधानों के तहत की जाती है। बस इतना ही? हाँ, ये तो सरासर मजाक है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंसान किसी से चाय बनाने की रेसिपी पूछे, बस ये जानने के लिए कि उसमें कितनी चीनी डलेगी। हाँ। और दूसरा इंसान उसके हाथ में कृषि विज्ञान का 1000 पन्नों का महाग्रंथ थमा दे और कहे इसे पढ़ लो, सब इसी में लिखा है। ये उदाहरण बिल्कुल सटीक है आपका। और यहीं पर आरटीआई अधिनियम की धारा 7(9) का जो उल्लंघन है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये धारा 7(9) क्या कहती है, थोड़ा समझाएंगे? देखिए, धारा 7(9) का मूल सिद्धांत ये है कि सूचना सामान्यतः उसी प्रारूप या कहले फॉर्मेट में दी जानी चाहिए जिस फॉर्मेट में उसे मांगा गया है। अच्छा। अगर कोई आवेदक किसी विशिष्ट प्रक्रिया के चरण पूछ रहा है ना, तो अधिकारी को वे चरण ही बताने होंगे। अधिकारी किसी विशालकाय कानून की किताब का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से ऐसे नहीं बच सकता। मतलब सूचना को इस तरह से दिया जाना चाहिए जो एक आम नागरिक के लिए सुलभ हो और समझने योग्य हो। बिल्कुल, सीधी सी बात है। दस्तावेजों में एक और हैरान करने वाली बात मुझे दिखी। बताइए। कुछ पुराने धोखाधड़ी के मुकदमों की जांच के संदर्भ में जिनके फाइल नंबर T 2013 से शुरू होते हैं, उसमें अपीलार्थी ने शामिल अधिकारियों के नाम और पद मांगे थे। ठीक है। लेकिन जवाब में अधिकारियों ने अपने नाम जानबूझकर छिपा लिए। पुराने मामले में अपना नाम इसलिए छिपाना चाहता हो ताकि उसे व्यक्तिगत रूप से परेशान ना किया जाए। मतलब क्या ये आत्मरक्षा का मामला नहीं हो सकता? ये एक अच्छा तर्क है, लेकिन आरटीआई के तहत ये बिल्कुल मान्य नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, जब कोई लोक सेवा यानी पब्लिक सर्विस में कार्य कर रहा होता है ना, तो अधिकारी राज्य के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे होते हैं। वो अपनी व्यक्तिगत हैसियत में काम नहीं कर रहे होते हैं। हाँ, ये तो है। इसलिए उनके आधिकारिक कार्यों पर किसी भी तरह की गुमनामी का आवरण नहीं डाला जा सकता। तो फिर आधिकारिक पत्राचार में ये नाम गुप्त रखने का असली मकसद होता क्या है? असली मकसद बस एक ही होता है, भविष्य की जवाबदेही से बचना। अच्छा। हाँ, मान लीजिए जब किसी विवादित या लंबित फाइल पर कोई हस्ताक्षर करता है लेकिन अपना नाम और पद स्पष्ट रूप से नहीं लिखता, हाँ, तो कल को अगर उस फाइल में कोई गड़बड़ी पाई जाती है ना, तो पकड़ेंगे किसको? बिल्कुल, ये तय करना ही मुश्किल हो जाता है कि उस समय उस कुर्सी पर आखिर बैठा कौन था। ये पारदर्शिता के मूल सिद्धांत के एकदम खिलाफ है। सही बात है। आरटीआई कानून इसलिए तो लाया गया था ताकि हर आदेश, हर फैसले के पीछे एक चेहरे की पहचान हो सके। हाँ, नाम छिपाना असल में उस प्रशासनिक जिम्मेदारी से भागने का ही एक तरीका है। मैं समझ गई। मतलब गोलमोल जवाब देना और नाम छिपाना, ये दोनों ही जवाबदेही से बचने के हथियार हैं। बिल्कुल। लेकिन जब ये सारे तरीके काम नहीं आते और आवेदक लगातार सवाल पूछता ही रहता है, तब प्रशासन अपना सबसे बड़ा और सबसे पुराना हथियार निकालता है, विभागीय नियमों का हथियार। हाँ, और यहीं पर इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प कानूनी टकराव सामने आता है। दस्तावेजों में उप जिला अधिकारी यानी एसडीएम के रीडर श्री अरुण कुमार सिंह का एक जवाब संलग्न है। जब अपीलार्थी ने 2 मुकदमों की वर्तमान स्थिति और उन पर हुई कार्यवाहियों की प्रमाणित प्रतियां मांगी, मतलब सर्टिफाइड कॉपीज मांगी, हाँ,
तो रीडर महोदय ने आरटीआई के तहत जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। क्या कहकर इनकार किया? उन्होंने कहा कि प्रमाणित प्रतियों के लिए अलग से आवेदन करें। अच्छा। मतलब वे कह रहे हैं कि हमारी राजस्व न्यायालय के अपने नियम हैं, आप उनके तहत एक अलग फॉर्म भरिए, फीस दीजिए, तब हम सोचेंगे। तो मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई कोई सरकारी विभाग अपने किसी आंतरिक नियम या पुरानी नियमावली का हवाला देकर एक राष्ट्रीय कानून यानी आरटीआई को ऐसे दरकिनार कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। और यहीं पर भारतीय संसद द्वारा बनाए गए इस कानून की जो असली ताकत है ना, वो सामने आती है। वो कैसे? आरटीआई अधिनियम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है धारा 22। कानूनी भाषा में इसे ओवरराइडिंग इफेक्ट या अधिभावी प्रभाव कहा जाता है। ये ओवरराइडिंग इफेक्ट काम कैसे करता है, इसे थोड़ा विस्तार से समझाइए हमारे श्रोताओं के लिए। देखिए, जब 2005 में आरटीआई कानून बन रहा था ना, तो कानून बनाने वालों को पता था कि भारत के हर सरकारी विभाग के पास अपनी अपनी कोई ना कोई पुरानी नियमावली तो है ही। हाँ, जैसे अंग्रेजों के जमाने का वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। बिल्कुल। या फिर राजस्व विभागों के अपने मैनुअल्स। अब अगर आरटीआई कानून को इन नियमों के बराबर रखा जाता तो हर विभाग अपने नियम का हवाला देकर सूचना देने से मना कर देता। ये तो एक लूप होल बन जाता। एकदम। इसीलिए धारा 22 बनाई गई। ये धारा स्पष्ट करती है कि यदि आरटीआई अधिनियम और किसी भी अन्य मौजूदा कानून या विभागीय नियम के बीच कोई भी टकराव होता है तो आरटीआई कानून ही सर्वोच्च माना जाएगा। यानी आरटीआई का पल्ला हमेशा भारी रहेगा। 100%। इसलिए जब एसडीएम का रीडर ये कहता है कि प्रमाणित प्रति के लिए अलग से आवेदन करें तो वो गैर कानूनी बात कर रहा है। मतलब वो सीधे तौर पर धारा 22 का उल्लंघन कर रहा है। हाँ, कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि कोई नागरिक आरटीआई के तहत प्रमाणित प्रति मांगता है तो उसे दी जानी चाहिए। तो क्या वो किसी भी आधार पर मना नहीं कर सकते? सूचना देने से केवल धारा 8 या 9 के तहत ही इनकार किया जा सकता है। जैसे अगर सूचना से देश की सुरक्षा को खतरा हो या किसी की जान को खतरा हो। और किसी न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति देना तो इस श्रेणी में बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। और अगर वे सूचना देने से मना करते हैं तो क्या उन्हें इसका कोई कानूनी कारण नहीं बताना होता? बताना होता है ना। आरटीआई की धारा 7-8 के तहत ये अनिवार्य है कि यदि कोई लोक सूचना अधिकारी आवेदन को अस्वीकार करता है तो उसे इसका स्पष्ट कारण बताना होगा। और क्या बताना होगा? उसे ये भी बताना होगा कि इसके खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है। केवल ये कह देना कि अलग से आवेदन करें, ये कोई वैध कारण नहीं है। ये तो एक तरह से नागरिक के अधिकारों का सीधा हनन लगता है। मतलब एक आम इंसान जो पहले ही व्यवस्था से जूझ रहा है, उसे आप एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर भेज रहे हैं। और ये केवल आरटीआई का उल्लंघन ही है, बल्कि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का भी उल्लंघन है। वो कैसे? जब आप एक नागरिक को वो जानकारी देने से प्रक्रियात्मक बहाने बनाकर रोकते हैं जो उसका कानूनी हक है, तो आप असल में कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को ही तोड़ रहे होते हैं। हम इतनी देर से धाराओं, नियमों और कायदों की बात कर रहे हैं, लेकिन दस्तावेजों में एक ऐसा हिस्सा है जो इस पूरे मामले की मानवीय कीमत को उजागर करता है। हाँ, उस व्यक्ति की पीड़ा। बिल्कुल। अपीलार्थी की एक फाइल है जो पिछले 8 महीने से, सूची 8 महीने से 40 से 55 नंबर के बीच अटकी हुई है। ये बहुत ही निराशाजनक है। कोई भी सोच सकता है कि उस व्यक्ति के लिए ये कितना मानसिक तनाव भरा होगा। उन्होंने आरटीआई में ये पूछा कि एसडीएम न्यायालय में फाइलों का नंबर कैसे तय होता है। क्या ये क्रमानुसार होता है, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, या क्या ये अधिकारियों की कोई स्वविवेकीय शक्ति है, डिस्क्रिशनरी पावर? हाँ। या फिर फाइल तब आगे बढ़ती है जब कोई नागरिक थक हार कर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करता है। ये जो सवाल है ना, ये राजस्व न्यायालयों के सबसे बड़े ब्लैक बॉक्स पर प्रहार करता है। ब्लैक बॉक्स? हाँ, ये जो फाइल निस्तारण प्रक्रिया है या फाइल मूवमेंट है, ये एक ऐसी चीज है जो पूरी तरह से अपारदर्शी है। और इसी ब्लैक बॉक्स की वजह से ना एक आम आदमी का सिस्टम पर से भरोसा उठ जाता है। उसे लगता है कि जब तक वो किसी को खुश नहीं करेगा या बड़े स्तर पर शिकायत नहीं करेगा, उसकी फाइल कभी उस रहस्यमयी 40 नंबर से आगे नहीं बढ़ेगी। एकदम सही बात है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, इस पूरी भूल भुलैया के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? जब कोई आवेदक मुख्य जन सूचना अधिकारी यानी पीआईओ के पास जाता है तो वो कहता है कि भाई मेरे पास तो फाइल है नहीं, वो तो एसडीएम के रीडर के पास है। हाँ, वो टाल देते हैं।
फिर रीडर कहता है मैं तो पीआईओ हूं नहीं, तो ऐसे में जिम्मेदारी किस पर तय होती है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और आरटीआई कानून के निर्माताओं ने इस पासिंग द पार्सल वाले खेल को रोकने के लिए ना एक बहुत ही मजबूत व्यवस्था की थी। वो क्या है? इसे धारा 5.5 कहा जाता है। इस धारा 5.5 के पीछे की कार्यप्रणाली क्या है? मतलब ये कैसे काम करती है? जब किसी मुख्य जनसूचना अधिकारी के पास कोई आवेदन आता है और उसे लगता है कि वो जानकारी किसी अन्य अधिकारी के पास है, मान लीजिए इस मामले में एसडीएम के रीडर अरुण कुमार सिंह या राजस्व निरीक्षक विजेंद्र यादव के पास है। हाँ, तो पीआईओ उनसे सहायता मांगता है। अब धारा 5.5 ये स्पष्ट कर दिए कि जिस भी अधिकारी से सहायता मांगी गई है ना, वो पूरी तरह से सहायता देने के लिए बाध्य है। और अगर वो अधिकारी सहायता नहीं देता, फाइल दबाकर बैठ जाता है या जैसे इस मामले में हुआ खाली लिफाफा भेज देता है, तब क्या? तब कानून की नजर में वो अधिकारी भी एक डीम्ड पीआईओ बन जाता है। डीम्ड पीआईओ मतलब मानद जन सूचना अधिकारी। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सूचना न देने, उसमें देरी करने या गलत जानकारी देने के लिए जो भी जुर्माना और दंडात्मक कार्यवाही मुख्य पीआईओ पर लागू होती है, हाँ, वो पूरी की पूरी उस डीम्ड पीआईओ पर भी लागू होगी। ओह, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? क्योंकि ये निचले स्तर के उन अधिकारियों को भी जवाबदेही के जाल में खींच लाता है जो अक्सर ये सोचकर बच निकलते हैं कि मैं तो सिर्फ एक बाबू हूं, मेरी क्या जिम्मेदारी। यानी आप पर्दे के पीछे छिपकर अब खेल नहीं खेल सकते। हाँ। यदि आप जानकारी को रोक रहे हैं तो आप भी सजा के बराबर हकदार हैं। बिल्कुल सही। अब इस पूरी खोजी यात्रा और दस्तावेजों के विश्लेषण को समेटते हुए आइए देखते हैं कि इस अपील में राज्य सूचना आयोग से क्या राहत मांगी गई है, मतलब रिलीफ सॉर्ट क्या है। हाँ, वो देखना जरूरी है। पहली मांग तो बिल्कुल सीधी है कि प्रमाणित प्रतियों सहित समस्त सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा धारा 20(1) के तहत दोषी लोक सूचना अधिकारियों और डीम्ड पीआईओ पर अर्थदंड यानी जुर्माना लगाने की बात कही गई है। और इसके साथ ही ना धारा 19(8)(b) के तहत 60 दिनों से अधिक के विलंब और उसके कारण हुए भारी मानसिक तनाव और उत्पीड़न के लिए उचित क्षतिपूर्ति या मुआवजा की भी मांग की गई है। लेकिन जो सबसे कठोर और दिलचस्प मांग मुझे लगी ना, वो है धारा 20(2) के तहत की गई मांग। वो कौन सी मांग है? अपीलार्थी ने कहा है कि सक्षम प्राधिकारी को विभागीय जांच के लिए लिखा जाए और इन अधिकारियों के एसीआर यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में इस कदाचार को दर्ज किया जाए। ओह, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा सवाल यही है कि ये एसीआर वाली मांग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्या 25,000 रुपए का जुर्माना काफी नहीं होता? देखिए, 25,000 रुपए का जुर्माना किसी भी भ्रष्ट या लापरवाह अधिकारी के लिए बहुत छोटी रकम हो सकती है। हाँ, ये तो है। वे उसे आसानी से भर सकते हैं या किसी और तरीके से उसकी भरपाई कर लेते हैं। लेकिन एसीआर ना एक अधिकारी की पेशेवर लाइफलाइन होती है। ये उनका सर्विस रिकॉर्ड है। तो एसीआर में एक टिप्पणी दर्ज होने से क्या बदल जाएगा? बहुत कुछ बदल जाएगा। जब भी उनके प्रमोशन की बात आती है या उनका ग्रेड पे बढ़ने का समय आता है, तो एक समिति उनकी एसीआर की जांच करती है। अच्छा? यदि उस रिकॉर्ड में यह दर्ज हो कि सूचना आयोग ने इन पर बदनीयती से सूचना छिपाने का आरोप सिद्ध किया है, तो उनका प्रमोशन कई सालों के लिए रुक सकता है। उनका पूरा करियर दांव पर लग जाता है। अब मैं समझी। और सच कहूं तो नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी में ना अधिकारियों को जुर्माने से ज्यादा अपने सर्विस रिकॉर्ड में दाग लगने से डर लगता है। यही वो व्यवस्थागत डर है जो असल में इस अपारदर्शी संस्कृति को तोड़ सकता है। ये एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है। हमने इस चर्चा की शुरुआत उस खराब एक्सरे मशीन के उदाहरण से की थी। हाँ, की थी। आज हमने इन दस्तावेजों के माध्यम से देखा कि कैसे 60 दिन की देरी, खाली लिफाफे, अलग से आवेदन के बहाने और गोलमोल जवाब उस मशीन को धुंधला बना रहे हैं। और हमने ये भी समझा कि धारा 22 और धारा 5.5 जैसे कानूनी हथियार कैसे इस धुंधलके को साफ करने की क्षमता रखते हैं। सही बात है। लेकिन इनसे बातों से परे ये पूरी केस स्टडी अंत में एक बहुत बड़ा और नया सवाल खड़ा करती है जो हम इस चर्चा के समापन पर छोड़ना चाहेंगे। वो सवाल क्या है? हम सब अक्सर सोचते हैं कि डिजिटल युग और ऑनलाइन पोर्टल ना व्यवस्था में पारदर्शिता लाएंगे। हाँ, ये तो एक आम धारणा है। लेकिन इस मामले में हमने क्या देखा? अधिकारियों ने एक खाली लिफाफा डाक से भेजा और खुद को सही साबित करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर कुछ पन्ने अपलोड कर दिए। इसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सच में तकनीक ने सिस्टम को पारदर्शी बनाया है या फिर क्या ये डिजिटल पोर्टल और ऑनलाइन कंप्लायंस ने नौकरशाही को एक नया और ज्यादा सुरक्षित स्मोक स्क्रीन या छलावा दे दिया है, जिसके पीछे छिपकर हाँ,
जिसके पीछे छिपकर वे असल जानकारी को और भी आसानी से रोक सकते हैं। ये वाकई एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। मतलब क्या तकनीक समाधान है या वो केवल जवाबदेही से बचने का एक नया और आधुनिक उपकरण बन गई है? और ये वो सवाल है जिसका जवाब दस्तावेजों में नहीं, बल्कि आने वाले समय में हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के विकास में छिपा है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।